का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के कदम। ठीक है, हमें इसमें जानना है कि जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो केवल राजा की सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि देश की पूरी व्यवस्था बदलने लग गई थी। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने यह तय किया कि अब देश को ऐसे चलाया जाएगा जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और राष्ट्र मजबूत बने। इसलिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने नया राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। यह ध्वज फ्रांसीसी राष्ट्र की एकता और नई पहचान का प्रतीक बन गया। पहले देश की पहचान राजा से होती थी, लेकिन अब देश की पहचान राष्ट्र और जनता से होने लगी। इसके बाद क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय सभा का गठन किया। इन सब पॉइंट्स को आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सभा में जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे और वही देश के लिए कानून बनाते थे। इसका मतलब यह हुआ था कि अब शासन में जनता की भागीदारी बढ़ने लग गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण। ठीक है, क्रांति के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। पहले समाज में कई प्रकार के भेदभाव थे, लेकिन अब यह घोषित किया गया कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होंगे। फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदल दिया गया। पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम चलते थे, लेकिन अब प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया ताकि पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। इसके साथ साथ प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए गए। फिर फ्रांस में एक समान कानून लागू किया गया जिससे सभी लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था एक जैसी हो गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए आंतरिक कर और शुल्क माफ कर दिए गए। इसके अलावा व्यापार और लेन देन को सरल बनाने के लिए वजन और माप की एक समान प्रणाली बनाई गई। इससे पूरे देश में व्यापार करना आसान हो गया और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए इन कदमों ने फ्रांस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे भी हम आपको पॉइंट्स लिख करके दे दिए हुए हैं कि इन्होंने क्या किया। फ्रांसीसी क्रांतियों ने नया राष्ट्र ध्वज अपनाया, राष्ट्रीय सभा का गठन किया, नागरिकों को समान अधिकार दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकृत किया गया। और केंद्रीकृत कर देने से क्या होता है कि इस पे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार में हम लोग जाने कि पूरे देश में समान कानून लागू किया गया। आंतरिक कर और शुल्क माफ कर देने से क्या हुआ कि वहाँ की जो व्यापार है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई जिससे कि व्यापार करना और भी आसान हो जाए। टॉपिक है राष्ट्रवाद का प्रसार। जैसा कि हमें मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कई परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने केवल फ्रांस को ही नहीं बदला, बल्कि इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप में अब फैलने लग गया था। फ्रांस ने यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब फ्रांसीसी सेना दूसरे देशों में पहुंचे तो वे अपने साथ स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार भी लेके चली गई। यूरोप के कई देशों के लोगों ने देखा कि फ्रांस में जनता को अधिकार मिले हैं और राजतंत्र की शक्ति कम हो गई है। इससे उन देशों के लोगों के मन में भी स्वतंत्रता की भावना जागने लग गई। धीरे धीरे यूरोप के कई क्षेत्रों में लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और एकता के बारे में सोचने लग गए। और उसी समय फ्रांस में एक शक्तिशाली नेता उभरे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने 1804 में एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया जिसे नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता कहा गया। इस संहिता के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सबसे पहले पहले समाज में जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिलते थे, ठीक है, उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि अब किसी व्यक्ति को केवल उनके जन्म या परिवार के आधार पर विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह किया उन्होंने कि कानून के सामने सभी को समानता किया। यानी सामने सभी नागरिकों को समान माना गया, यानी हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसके अलावा नेपोलियन ने संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा भी प्रदान कराया। इससे लोगों को विश्वास मिला कि उनकी मेहनत और संपत्ति सुरक्षित रहेगी। इन सुधारों के कारण यूरोप के कई क्षेत्रों में आधुनिक प्रशासन और समानता की भावना मजबूत होने लगी। इसी वजह से नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप में महसूस किया गया। आप लोग ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया और समाज में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इन सुधारों का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले इन सुधारों का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि सामंती व्यवस्था जो थी, है ना, जो सामंती व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त होने लगी। पहले समाज में जमींदारों और उच्च वर्ग के लोगों को
कई विशेष अधिकार मिले थे, जबकि किसानों को भारी कर और बंधनों का सामना करना पड़ता था। लेकिन नेपोलियन के सुधारों के बाद इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और किसानों को कई प्रकार के करों और बंधन से राहत मिलने लग गई। अब किसानों को पहले की तरह सामंती कर नहीं देना पड़ता था और उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलने लगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लग गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसानों को करों में राहत मिली थी। और था नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव व्यापार और उद्योग पर भी पड़ने लगा। ठीक है, तो व्यापार और उद्योग में भी इनको बढ़ावा मिला कि जब सामंती व्यवस्था समाप्त हुई और कई प्रतिबंध हटाए गए तो व्यापार करना आसान हो गया। अलग अलग क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ने लगा और उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहन मिला। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेपोलियन का जो सुधार करना था, उससे केवल प्रशासन और कानून को ही नहीं बदला, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दी। इन सुधारों ने यूरोप में आधुनिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इन सारे अब हम समझेंगे फ्रांस समाज की संरचना के बारे में। अब हम फ्रांस की क्रांति से पहले की फ्रांस के समाज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे हम लोग कहते थे स्टेट सिस्टम। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते थे स्टेट सिस्टम, यानी कि 3 वर्गों में इसको बांटा गया था, जो पूरी तरह से असमान थी। विशेष अधिकार थे, लेकिन जो निचला वर्ग था वो पूरी तरह से क्या थे? शोषित थे। इनको जो 3 वर्ग में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था, वो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग के जो लोग होते थे उनको पादरी वर्ग भी कहा जाता था। ये समाज का सबसे ऊंचा और शक्तिशाली वर्ग माना जाता था। इस वर्ग के लोगों की विशेषताएं ये थी कि इनको किसी तरह की टैक्स नहीं देनी पड़ती थी और पूरे पॉपुलेशन का, जितनी भी जनसंख्या था उसका 1% जो थे स्टेट थे, यानी कि कैलर्जी थे, है ना, यानी कि प्रथम वर्ग के लोग थे। ठीक है, और पूरे पॉपुलेशन का 2% जो है वो नोबेलिटी थे और 97% जो थे पूरे पॉपुलेशन का, वो कौन थे? फार्मर थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे। तो प्रथम वर्ग के लोगों की विशेषता यह थी कि उन्हें किसी भी तरह की कर नहीं देनी पड़ती थी, किसी भी तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते थे और वे जो थे धार्मिक कर वसूलते थे, जिसे हम लोग टैथ के नाम से जानते हैं। और राजा और सरकार के ऊपर ये बहुत प्रभाव जमा करके रखते थे, विलासिता का जीवन जीते थे। द्वितीय वर्ग के लोग जो थे उनको सामंत वर्ग कहा जाता था और इसमें राजा के रिश्तेदार और बड़े जमींदार और सामंत शामिल थे। और इनकी यह विशेषता थी कि ये भी कोई कर नहीं देते थे और ये किसानों से कर को वसूला करते थे, यानी टैक्स वसूलते थे और किसानों से वेगार यानी कि मुफ्त श्रम करवाते थे। बड़ी बड़ी ज़मीनों के ये मालिक हुआ करते थे। और तृतीय वर्ग समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। इसमें जो किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग थे, वो तृतीय वर्ग के अंदर आते थे। इन्हें सबसे अधिक कर देना पड़ता था। इसी कारण इस वर्ग के लोगों में असंतोष बढ़ी और आगे चलकर यही असंतोष फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बना। यानी कि पूरी अगर देखा जाए फ्रांसीसी क्रांति में जो सबसे बड़ा योगदान है वो तृतीय वर्ग के लोगों का असंतुष्ट होने के कारण था। तृतीय वर्ग के लोगों के असंतुष्ट होने के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह की विशेष अधिकार नहीं दी गई थी। जिस तरह से आप देखें, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार मिली थी। समस्याएं क्या हो रही थी? सभी प्रकार के कर इन्हें ही देने पड़ रहे थे। राजा को कर दे रहे थे, चर्च को कर दे रहे थे, सामंत को कर दे रहे थे, मेहनत भी यही करते थे, लेकिन इन्हें किसी भी तरह की विशेष अधिकार नहीं मिल रही थी।